तो चलिए फिर आज की हम क्लास शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? सीक्वेंस क्या होता है, एग्जांपल्स, ठीक, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड सीक्वेंसेस, सुप्रीमम, इंफीमम, ठीक है। फिर उसके बाद मोनोटोनिक सीक्वेंस। हाँ, सबसे जो अच्छी बात आई थी हमारे पास क्या आई थी वो, कि अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी मोनोटोनिक होगी, उसकी हर एक सब सीक्वेंस भी मोनोटोनिक होगी। ये तो हो गया। बात ये नहीं थी, बात ये थी अगर मेरे पास एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है, अगर वो बाउंडेड अबव है तो बाउंडेड हो जाएगा, अगर वो बाउंडेड अबव है तो वो बाउंडेड बिलो भी हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड बिलो तो हमेशा रहेगी। अगर मैं कह दूं कि वो बाउंडेड अबव भी है तो वो बाउंडेड हो गई। कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या रहेगी? बाउंडेड बिलो तो रहेगी। कोई भी कोई भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव तो रहेगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ बाउंडेड बिलो भी है तो वो बाउंडेड हो जाएगी। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर हमने देख लिया था सब सीक्वेंसेस। ठीक है, सब सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक। फिर हमने क्या देखा, सब सीक्वेंसेस में CPS, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस जो कि जिनका कि इंडेक्स सेट जो है वो इनका पार्टीशन बना दें। ठीक है, ये बात हो चुकी थी यहाँ तक। अब हम चलते हैं लिमिट पॉइंट पे। देखो डेफिनेशन लिमिट पॉइंट। चलिए, लिमिट पॉइंट क्या होता है? ए एंड बी सीक्वेंस एंड अल्फा रियल नंबर, ए एंड बी sequence and alpha is a real number, then alpha is said to be, देखिए alpha is said to be limit point of sequence है if every neighborhood of this alpha contains infinitely many terms of sequence A. ठीक, alpha is said to be कर नहीं तो आप लोग करना जो भी अच्छे से है ना। ठीक है, अरे तुम नोट कर, तीसरा नोट करते हैं? अच्छा आप नोट करते हो, चलिए बढ़िया, काम चल रहा है। ठीक, फिर alpha is said to be limit point of A if every neighborhood of alpha contains infinitely many points of infinitely many terms of points नहीं, infinitely many terms of sequence है। ठीक है, that is for any positive number delta, ठीक, alpha minus delta, alpha plus delta, for any in for many n। ठीक है, एग्जाम्पल देखना अभी। हो गया ना एग्जाम्पल? देखो, जैसे कि n इज इक्वल टू -1 में ये सीक्वेंस है। ठीक है, कैसे दिखेगी? -1 ये है। देखो, जब ये ओड है, जब ये इवन है तो 1,
और जब ये ओड है तो -1। ठीक, अब मैं 1 का कोई भी नेबरहुड उठाऊं, से डेल्टा इज इक्वल टू 1 इन डेल्टा वी आर इक्वल टू 1। ठीक है, सो अब मैं देखूं 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा, ये कैसा है? 1 माइनस डेल्टा, ये क्या हो गया? से डेल्टा मैंने नहीं उठाया, कुछ भी उठा सकते हो, आपको कितना भी पॉजिटिव नंबर, कितना ही छोटा, कितना भी बड़ा, ये डेल्टा, ये क्या है? 1 प्लस डेल्टा, और ये क्या है? 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा। ठीक, ये है। अब ठीक, that is a n belongs to 1 minus delta to 1 plus delta, n की जगह आप 2 के लिख लो, तो all ठीक है क्या? इसका क्या मतलब है? कि सारी की सारी सीक्वेंस की सारी इवन टर्म्स, सारी की सारी इवन टर्म्स वो किसी भी डेल्टा के लिए 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा में है। इसका मतलब मैं 1 का कोई भी नेबरहुड उठाऊं, उसमें सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगी। तो गाइस 1 is सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं, क्या? -1 is also a limit point of an। -1 का मतलब सारी की आप -1 का कोई भी नेबरहुड उठाओ, ठीक है, ओड टर्म सारी की सारी -1 पे जाएंगी। अब -1 का कोई भी नेबरहुड है वो -1 को कंटेन करेगा ही करेगा, एक बार -1 को कंटेन करेगा तो इसका मतलब सारी सीक्वेंस की सारी ओड टर्म्स उस नेबरहुड में आ गई। आप कोई भी नेबरहुड उठाओ, सीक्वेंस की सारी ओड टर्म्स वो किसमें है? नेबरहुड में। वेट अ मिनट, सो -1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ an। हाँ, व्हाट्स द डाउट? आई थिंक राजीव हैज डाउट। Which set A? Repeat just what you said. This sequence has infinite term, but values are only 1 and -1. One belongs to this 1 minus delta to 1 plus delta. See, देखो इधर देखो, मैंने लिमिट पॉइंट के लिए क्या डेफिनेशन बोला है कि फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 an जो सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स है वो इस नेबरहुड में है। ठीक है, अब इनफाइनाइट टर्म्स देखनी है हमको, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स। सो मैं अगर 1 का कोई भी नेबरहुड उठाऊं, से मैंने डेल्टा नेबरहुड उठाया 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा, उसमें 1 तो होगा ही होगा,
ठीक, अब 1 होने का क्या मतलब है? सीक्वेंस की जितनी भी इवन टर्म्स है उनकी वैल्यू क्या है? 1। सीक्वेंस की इवन टर्म्स की वैल्यू क्या है? 1। जितनी भी इवन टर्म्स है। और सो a2 के इज 1 is limit point of an. Similarly, -1 is a limit point of an. आप देख सकते हो और टर्म्स वाला। अच्छा, मैं 1 और -1 के अलावा कोई भी और पॉइंट रियल लाइन पे उठाऊं, क्या वो उसका लिमिट पॉइंट होगा? नो सर। नो। भाई, बिकॉज मुझे उसका एक ना एक नेबरहुड तो मिल जाएगा। 1 और -1 के अलावा मैं उठाऊं कोई भी, से अल्फा उठाया, ठीक है, इन दोनों से डिस्टेंस देख के एक मैं नेबरहुड ऐसा बना ही सकता हूँ जिसमें कि ना तो 1 आएगा ना -1 आएगा। इस नेबरहुड में इसके इस नेबर अल्फा के इस नेबरहुड में सीक्वेंस की एक भी टर्म नहीं आएगी, एक भी टर्म नहीं आएगी, तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सो इसके जो लिमिट पॉइंट 1 और -1 लिमिट पॉइंट्स होंगे और बस 1 और -1 ही होंगे, इनके अलावा कोई और नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखिए। an is equals to 1/n। ठीक, जाना पहचाना सा है। एग्जांपल नंबर 2 है सीक्वेंस का और इसका रेंज सेट क्या है? बाउंडेड लेस तो है, हाँ, सुप्रीमम +1 फिर 0। चलिए एक ही लिमिट पॉइंट होगा 0। हाँ, इसका लिमिट पॉइंट का सेट पहले बताता हूँ मैं। सही, पहले देखो आप 0 कंसीडर करो, रियल नंबर C and delta is positive, so 0 minus delta here plus delta here. Okay, now for any delta greater than 0, for delta greater than 0, by Archimedean property there exists a natural number m such that 1 by n is less than delta for all n greater than equals to 1. That is n is less than delta for all n greater than equals to 1. That is an belongs to minus delta 2 plus delta for all n greater than equals to 1. n से बड़े, m से बड़े कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। So that is an plus 1, an plus 2, these all terms will be minus 2. So every neighborhood of 0 contains infinitely many terms of this sequence. So 0 is a limit point of this sequence. आप वो किसका बता सकते हो? एग्जाम्पल नंबर 7 पेज पर 7 क्या था? लास्ट डिजिट ऑफ 7 raised to the power n, ये था ना। इसमें क्या है? रेंज सेट क्या है इसका? फाइनाइट 1 3 7 9। ठीक, लिमिट पॉइंट आएंगे इसकी 7 9 3 में। 0 नहीं आएगा, 1 3 इसे 7 7 9 3 में बोला मैंने। अच्छा, लिमिट पॉइंट क्या क्या आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि इनमें हम an की वैल्यू 7 होगी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स के लिए, n की वैल्यू मतलब 3 होगी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स के लिए, an की वैल्यू 1 होगी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स के लिए, an की वैल्यू क्या बचा? 3 7 9 होगी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स के लिए। तो सो चाहे 1 ले लो चाहे 3 ले लो,
मोर ओवर सेवंथ एग्जाम्पल में an इज इक्वल टू 1 3 7 9 1 कब होगी जब n इज इक्वल टू किस फॉर्म का होगा n होगा जब किस पे आती है 4 and 3 7 8 49 और 49 49 4 and 4 m फिर 8 फिर 12 16 जब n होगा 3 किसके लिए आएगी सर 3 के 3 के मल्टीपल्स के लिए 3 6 9 3 के मल्टीपल्स के लिए 4 के मल्टीपल्स के लिए नहीं सर 4 के लिख दो 3 के 4 स्क्वायर के लिए देखो क्या था 1 चाहिए ना मेरे को सो 7 स्क्वायर 49 49 49 हां तो सर 49 49 49 मल्टीप्लाई करना मतलब 4 पड़ेगा के ना 4 के तो टाइप्स 7 4 क्यों 7 इज टू द पावर 4 है ये आएगा ना 1 तो मैं इसकी कोई भी पावर करूँ हाँ लास्ट में बेसिकली यहाँ से तो 4 8 12 16 और 3 किसके लिए आएगा 4 के टाइप नहीं होगा ये हाँ तो 4 के ही टाइप तो है हां ठीक 3 3 किसके लिए आएगा एक तो 7 क्यूब से शुरू होगा ना 7 क्यूब फिर 7 क्यूब क्या आएगा 3 4 3 ठीक अब अगर मैं इसका स्केल करूंगा तो वो इधर 9 दे देगा तो फिर एक और क्यूब करना पड़ेगा इसका मतलब है सर 3 के नहीं ये भी नहीं देगा 3 क्या होना चाहिए फिर अगर 7 क्यूब फिर से आ गया तो ये क्या हो जाएगा सर 4 के प्लस 3 टाइप 4 के प्लस 3 टाइप के हाँ अब नेक्स्ट 3 आने के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए 7 इज अगर 3 नेक्स्ट चाहिए तो हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी की 1 है लास्ट डिजिट 1 किस किसकी है 7 इज टू द पावर 4 के की तो ये क्या होगा n इज इक्वल टू 4 के प्लस 3 ताकि यानी 3 0 था जो फिर 4 के प्लस 3 n इज इक्वल टू 4 के प्लस 3 एक बार के को रखो 0 तो ये आएगा 3 फिर रखोगे 1 तो ये आएगा 7 फिर रखोगे ये आएगा 11 3 4 7 11 और 15 और ये ऐसे ठीक फिर 7 चाहिए तो 4 के प्लस 1 4 के प्लस 1 n इज इक्वल टू 4 के प्लस 1 फिर 9 चाहिए तो n इज इक्वल टू 4 के प्लस 2 यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो 4 के माइनस 3 कर क्योंकि को 0 से बदलना ठीक है 4 के प्लस 3 4 के प्लस 1 4 के प्लस 2 ठीक तो ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट हो गए और इनके अलावा और कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा अब एग्जांपल नंबर 3 के लिए एग्जांपल नंबर 3 इन 4 an इज इक्वल टू n सो 4 के लिए क्या है कोई लिमिट पॉइंट होगा एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा चलो अब एग्जांपल नंबर 8 एग्जांपल नंबर 8 an is equals to क्या है 4 और n whenever n is 1 or prime n else ठीक तो इसमें लिमिट पॉइंट n होगा सॉरी 4 होगा 4 लिमिट पॉइंट क्या है इसमें बस 4 के अलावा कोई और नहीं होगा ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है तो ये आप नोट कर सकते हैं एग्जांपल्स लिमिट पॉइंट क्या है ठीक तो एक नोट करके लिखो
an is a sequence and alpha is a real number. So if alpha is a limit point of an, limit point. then either alpha is accumulation point or limit point of range set of an, or Duration point of range set of an, or either alpha is accumulation point of range set, or alpha repeats infinitely times. Alpha repeats itself infinitely many times in the sequence. That is, alpha is value of infinitely many terms of n. दोनों में से कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक। यानी कि मेरे पास अगर सीक्वेंस है an, मुझे उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट देखना है, तो मैं क्या देखने भर से ही पता चल सकता है क्या कि या तो मेरे पास सीक्वेंस में कोई एक वैल्यू ऐसी हो जो कि इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट करे, या फिर उसके रेंज सेट का मैं सीक्वेंस का रेंज सेट देख लूं और जो उसके लिमिट पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स होंगे, या जो सेट के एक्युमुलेशन पॉइंट होंगे वो सीक्वेंस के क्या होंगे, लिमिट पॉइंट्स। जैसे कि आप देख चुके हो एग्जांपल नंबर 2 में an is equal to 1/n, ठीक। इसका रेंज सेट क्या है, ब्यूटीफुल सेट 1/n। आपको लॉजिक क्लियर है ना, ये क्यों हो रहा है, या तो ये होगा या ये होगा, लॉजिक या तो मतलब अगर इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट होगा तो सिंपली दिख रहा है वो हर एक नेबरहुड में इनफाइनाइटली टर्म। अगर वो लिमिट पॉइंट हो गया या तो ऐसा होगा, नहीं अगर रिपीट भी कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा बट लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, इसका क्या मतलब है, रेंज सेट होगा फाइनाइट, उसके किसी भी नेबरहुड में इस सीक्वेंस के क्या है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है। अच्छा, वो रिपीट नहीं कर रही हो, इसका मतलब डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब जो रेंज सेट है उसकी इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स उसके हर एक नेबरहुड में है अल्फा के। ऐसे केस में तो क्या बोलते हैं, अल्फा इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। मुझे लिखवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आप लोग खुद से सोच सकते हो, इसलिए मैंने पिछले चैप्टर पे इतना टाइम दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, या तो अच्छा सो जैसे कि मुझे बताना, एग्जांपल नंबर 19 के केस में an is equal to cosine है जिसमें, तो इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या रहेगा, हाँ सही है जो भी बोल रहे हैं, क्यों क्यों है ऐसा, क्योंकि इसका हम जो है रेंज सेट देखेंगे, रेंज सेट आया है कोसेट, इसका रेंज सेट है, और मैंने लिखवाया था इस सेट के पास इसका जो रेंज सेट हो क्या है, तो फिर इस जो सीक्वेंस का रेंज सेट का जो एक्युमुलेशन पॉइंट होगा वो सीक्वेंस का
क्या होगा? रिपीट इसमें एक नहीं करेंगे, सारे ठीक है, बात समझ आई? अब ये तो था 19 का एग्जाम्पल 40 का f from n to q, f of n को हम बोलते हैं k। इसके कितने होंगे? इसका रेंज सेट क्या होगा पहले तो मुझे बताओ। देखो टर्म्स की वैल्यूज डिफरेंट रहेगी, एक भी रिपीट नहीं करेगी। ये वन वन होकर मैं भाई n और q काउंटेबल है, काउंटेबल इनफाइनाइट है, कोई भी सेट काउंटेबल इनफाइनाइट है तो वो n के सिमिलर होता है। इनके बीच में क्या है, वन वन और मैप होगी, इसी को हमने सीक्वेंस मान लिया कि 1 की इमेज टर्म a1, 2 की इमेज टर्म a2, 3 की इमेज a3, ये सीक्वेंस बन जाएगा। सारी की सारी डिस्टिंक्ट होंगी क्योंकि 1 1 है, ठीक है। अब इसका लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या रहेगा? 5। क्यों 5? पूरा का पूरा रहेगा। इसका रेंज सेट बताओ मुझे। रेंज सेट पूरा का पूरा q और q का डायरेक्ट सेट पूरा का पूरा r। जितने सारे लिमिट पॉइंट्स q के होंगे उतने के सारे en के होंगे। उसके कितने हैं? पूरी दुनिया है, तो पूरा r है, इसके भी कितने होंगे बोलो? r होंगे, ठीक। सो नोट करके लिखना इस बात को। अ सीक्वेंस may have uncountable many unit bodies। ये नोट करके ना, ठीक है। नोट कर लिया? नोट कर किया क्या? यस सर कर रहे हैं। नोट लिख के a sequence may have uncountably many unit bodies। एग्जांपल दो, ठीक है। uncountably many मतलब may have, जरूरी नहीं है हमेशा होंगे, तो हो भी सकते हैं। जैसे अब an is equal to n है, एग्जांपल नंबर 4, an is equal to n, इसका तो एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक। ऐसे चलिए, फिर है हमारे पास b। नेक्स्ट जो है b and w, Bolzano-Weierstrass theorem for sequences। ये क्या बोलते हैं? Every bounded sequence, देखिए every स्टेटमेंट इसकी, every bounded sequence has a limit point। कोई भी सीक्वेंस है अगर वो बाउंडेड हुआ तो क्या होगा? उसके पास उसका एक लिमिट पॉइंट होगा। तो रिपीट करना क्या? ये तो प्लीज रिपीट कर देना लिखना है। थ्योरम की स्टेटमेंट रिपीट करो। हां जी, मैंने बोला है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। और एक और बात आपको पता है ना, सो इसका प्रूफ क्या? लॉजिक ही है सारा, खुद से भी सोच सकते हो। देखो हमको ये पता है ना, सीक्वेंस A is bounded if and only if S is bounded, मतलब रेंज सेट। रेंज सेट ऑफ A is bounded। ठीक है, A is bounded, रेंज सेट इसका बाउंडेड। सो अब दो केसेस है। केस 1, S या तो फाइनाइट हो, रेंज सेट ऑफ, यहाँ पे लिख लेना रेंज सेट ऑफ एन S is finite। फाइनाइट होने का क्या मतलब है? S is finite implies there exists alpha in S such that alpha repeats
सिर्फ इनफाइनाइटली मैनी times n, that is n is equals to alpha for infinitely many n, for infinitely many natural numbers implies alpha is a what of ओके ठीक। अब या तो s फाइनाइट या s इनफाइनाइट। फाइनाइट के केस में यह हो गया केस 2 s इज इनफाइनाइट। s इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है तो अच्छा s क्या है इनफाइनाइट। सो s इज बाउंडेड एंड इनफाइनाइट implies by d and w for set Weierstrass theorem for set सर इस बाउंड्री तो जरूरी है। क्यों नहीं है जो कि अच्छा हाँ ठीक है। by d and w for set s must have a limit point implies sequence as a limit point। क्या होगा इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा सर। ठीक है ना। चलिए लो अब कोई भी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड होगी उसके पास लिमिट पॉइंट पक्का होगा ही होगा। आप एग्जांपल उठा सकते हो। हमने किसी सीक्वेंस को बाउंडेड किया जैसे कि एग्जांपल नंबर हमने किस किस को बाउंडेड किया था। ये एग्जांपल नंबर 13 को किया था ना an plus 1 is equal to root over 2 plus an और a1 is equal to 0। इसको बाउंडेड प्रूव कर चुके थे ना। see this sequence is bounded by d and w it must have a at least one point। एक से ज़्यादा हो भी सकता है नहीं बाद में देखेंगे ठीक है। तो एक बार पक्का होगी। इसके बाद 1 by n की तो जिक्र कर ही चुके हैं ना वो एग्जांपल ही देख लीजिए। एक ये भी तो है an is equal to इस सीक्वेंस को भी बाउंडेड दे चुके थे। ये कौन सा अपना एग्जांपल नंबर 3। इसके पास भी कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा ठीक है। इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होगा और इसके पास एग्जांपल नंबर 17 के पास क्या था एग्जांपल नंबर 17 -3 -2 -1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1। अब देखो 17 में देखो an का रेंज सेट क्या है। an का रेंज सेट -3 -2 -1 0 1 2। रेंज सेट फाइनाइट है इसके पास एक भी लिमिट पॉइंट मतलब एक्यूमुलेशन पॉइंट तो रेंज सेट के पास नहीं है ठीक है। तो अगर इसके पास लिमिट पॉइंट हुआ तो वो किससे होगा बस अगर सीक्वेंस में कोई जो रियल नंबर है वो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स अगर रिपीट करेगा तो
2 और ऐसे कितने हैं 2, तो बस इसके पास 0 या 0 और 1 ही दो लिमिट पॉइंट होंगे, इनके अलावा कोई और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो ही ऐसे नंबर है जो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 0 और 1। उनके अलावा अगर मैं रेंज सेट में देखने जाऊंगा तो रेंज सेट तो फाइनाइट, उसके पास एक भी एसीपी हो नहीं सकता, एसीपी नहीं हो सकता, तो मतलब कोई ना कोई वहां से तो लिमिट पॉइंट नहीं आ सकता। तो लिमिट पॉइंट आएगा तो कहां से आएगा? जब टर्म्स करेंगी। ठीक है, चलिए ये था। और इसके बाद फिर इसका एक कॉन्सिक्वेंस आप बोल सकते हो। ठीक है, इसका इस थ्योरम का एक नोट करके लिख दो इसके नीचे, नोट a sequence has limit point, a sequence has limit point if and only if it has a bounded subsequence, if and only if it has a bounded subsequence। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? इसमें अगर बाउंड सब सीक्वेंस होगी ना तो सब सीक्वेंस का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट जरूर होगा, और जो सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है फिर वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो जाता है। बाउंडेड सीक्वेंस सब सीक्वेंस के सीक्वेंस मैंने जो बोला है ना उसको अप्लाई करो। मैंने जो बोला, मैंने क्या बोला था? लिमिट पॉइंट देखने अगर सीक्वेंस है इनके, तो या तो कोई टर्म ऐसी मिल जाए, कोई रियल नंबर ऐसा मिल जाए जो कि इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट कर रहा हो, या फिर नंबर किसका मिल जाए, या फिर रेंज सेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट हो। ठीक, देखो अगर नंबर इनफाइनाइटली मैनी टाइम रिपीट कर रहा है तो फिर जिन जिन नंबर्स के लिए वो रिपीट कर रहा है उनको कलेक्ट कर लूंगा, वो एक सब सीक्वेंस बना देगा। ठीक है, सब सीक्वेंस के क्या लिए क्या चाहिए? एक मोनोटोनिकली मतलब एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, ताकि वो सफिक्सेस का काम करे। मैं क्या कह रहा हूँ, एक नंबर अगर से लिमिट पॉइंट होगा तो दो केसेस में होगा। पहला या तो कोई टर्म इनफाइनाइटली मैनी टर्म रिपीट, कोई वैल्यू कोई रियल नंबर सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स क्या करे? रिपीट करे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा फिर? जो इनफाइनाइट टर्म्स, हाँ, जिन इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू ये है अल्फा से अल्फा है, अगर जिन इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू अल्फा है तो उनको कनेक्ट कर लूंगा, ऑर्डर से कनेक्ट कर लूंगा उनको, वो क्या बना देगी? एक सब सीक्वेंस बना देगी। और ये सब सीक्वेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट सब सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस क्या रहती है? बाउंडेड होती है। तो पहला केस तो ये होगा। दूसरा केस कि रिपीट नहीं कर रहा तो क्या होगा? कोई एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा। क्या होगा? रेंज सेट का कोई एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा। वो एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 4 से वो अगर मैं मानूं अल्फा इज लिमिट पॉइंट, such that alpha is accumulation point of range set। इसका क्या मतलब है? For any epsilon, अब मैं क्या करता हूँ? For any delta greater than 0, for any delta positive, ठीक है, alpha minus delta to alpha plus delta contains infinitely many terms of S, infinitely many members of S। members of S क्या है? an की टर्म्स है, तो alpha minus delta to alpha plus delta contains infinitely many terms of an। तो इसमें अब मैं डेल्टा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेता हूँ, उसे डेल्टा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है। सो अल्फा -1 to अल्फा +1,
इसमें सीक्वेंस की कितनी टर्म्स है? इनफाइनाइट टर्म्स। उन सारी इनफाइनाइट टर्म्स को ऑर्डर से लिख लूं। ठीक, ये सारी की सारी किसमें है? इस इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 में। सो इंप्लाइज दिस सीक्वेंस ए एंड के इज bounded below by alpha minus 1 or bounded above by alpha plus 1. So this subsequence is bounded. बात समझ में आ गई? अगर ये के पास लिमिट पॉइंट है तो उसके पास एक बाउंडेड सबसीक्वेंस होगी, और अगर किसी सीक्वेंस के पास एक बाउंडेड सबसीक्वेंस है तो बाय B&W थ्योरम उस सब सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होगा, और सब सीक्वेंस के पास अगर लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस के पास ठीक है। तो आप लिख सकते हो इफ सब नेक्स्ट नोट करके लिखो। एक नोट तो हो गया ये, दूसरा नोट क्या बोलोगे आप? इफ अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ अ सब सीक्वेंस ऑफ A, देन अल्फा इज आल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ A। ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते थे इस चीज को, और इसमें बड़ी बात है नहीं। ठीक है, जैसे कि हाँ अल्फा सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो अल्फा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। और क्या ये जरूरी है? अल्फा अगर सीक्वेंस का है तो सब सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है। एग्जांपल जैसे सर हमने ले लिया 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 और हाँ या n होगा, n इज इवन, तो उससे यहाँ पर जो 1 है वो लिमिट पॉइंट है। तो जो ये A2 है 9 ये सब सीक्वेंस को क्या आएगी? ये आएगी n आएगी 4 6 8। तो यहाँ पे जो 1 ये जो सीक्वेंस है इसके पास 1 लिमिट एक पॉइंट भी है। लिमिट, इस सब सीक्वेंस के पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन A के पास एक लिमिट पॉइंट है, वो 1। ठीक है, चलो ठीक। सो लिमिट पॉइंट अब मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे 2 लाइन छोटा, ठीक है, एक लाइन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात, तो बात बोल रही हूँ। AN एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस एंड अल्फा बीटा मीन टू रियल नंबर्स अल्फा लेस देन बीटा। ठीक, तो अल्फा बीटा कुछ ऐसे लिखेंगे। I am saying AN is a sequence and alpha beta and alpha beta are limit points of AN। ठीक, हो सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अगर ये लिमिट पॉइंट है तो अच्छा मैं क्या करता हूँ, लेट अस चूज delta 1 positive and delta 2 positive such that alpha minus delta 1 to alpha plus delta 1 intersection beta minus delta 1 and beta plus delta 2। ये क्या है? एम्पटी हो, यानी कि कुछ ऐसे ये delta 1, यानी कि इनके बीच में कोई भी ये जो है बीटा के दो ऐसे नेबरहुड होंगे, अल्फा का नेबरहुड और बीटा का नेबरहुड, सच में दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना हो। सी अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ A, so implies there exists a term AN1 in alpha minus delta 1 to alpha plus delta 1। ठीक, also
बीटा बीटा भी लिमिट पॉइंट है, तो इस जो नेबरहुड में an की कितनी टर्म्स आएंगी? इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, और एक टर्म ऐसी होगी जो कि an1 के राइट में हो, there exist हाँ, अगर इसमें होगी there exist an2 in बीटा माइनस डेल्टा 2 बीटा 2 प्लस डेल्टा 2 such that n1 is, ठीक है। मान लो इसमें जो है मैंने जो पिक की थी वो की थी से 10th टर्म, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है तो 10 से बड़ी भी होंगी, क्योंकि 10 से छोटी तो बस फाइनाइटली मैनी टर्म्स है, मतलब a1 a2 a3 a9 तक तो फाइनाइट है, ठीक है। इसमें क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स है डेल्टा 2 में, तो a10 के बाद वाली भी कुछ टर्म होगी, तो मैंने मान लिया ये जो है a15 टर्म थी इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, सो n1 जो है लेस देन, यानी कि an1 के बाद एक टर्म ऐसी मिल सकती है an1 के आगे, ठीक है, जो कि इस नेबरहुड में हो, ठीक। There exists an3 alpha minus delta 2 alpha plus delta 1 an3 such that n2 is less than, हाँ कि ना, ठीक, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, इसमें अल्फा माइनस डेल्टा 1 टू अल्फा प्लस डेल्टा 1 में, ठीक। तो n2 के बाद, मतलब से ये थी कौन सी टर्म थी, 15, तो 15 के बाद चूंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, तो 15 के बाद कोई से 1000 वी टर्म होगी, मतलब 1000 वी टर्म वो हो सकती है an3, पर होगी पक्का एक तो मिलेगी ना, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है। सो an3 मिल गया, ठीक। अब आप नोट करो, note that n1 is less than n2 less than n3, but an1 is less than an2 and an3 is less than an2, ठीक। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, an1 लेस देन an2, इसका मतलब सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं हो सकती, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकती है, बट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं हो सकती। ये क्या बोलता है, n3 जो है n2 से बड़ा है, लेकिन जो n3 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू आ रही है वो an2 से छोटी है, हो सकता है कि मोनोटोनिकली डिक्रीज तो हो सकता ना है। ये क्या बोल रहा है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, ये बोल रहा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं हो सकता। अच्छा, ये कांस्टेंट है नहीं, कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अल्फा माइनस ये अल्फा और बीटा दो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, अल्फा के भी हर एक नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स है, बीटा के भी नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स है। तो ये क्या बोल रहे, ये यहाँ से क्या बोल रहे इसमें, तो यहाँ पे लिख दो इसको कि an प्लस an कैन नॉट बी मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है, a monotonic sequence cannot have two or more distinct limit points। तो इसका क्या मतलब है, इसके दो लिमिट पॉइंट्स हो सकते बस we can say
a monotonic sequence can have at most one मिनट पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, जरूरी नहीं एक भी हो, हाँ पर होगा तो एक ही एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, एक ही होगा अगर होगा तो। एग्जांपल जैसे कि n an is equals to n है, ये मोनोटोनिक है, इसके पास तो एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक हुआ तो फिर उसके at most one limit point हो सकता है, जैसे n is equal to 1 by n, तो है लिमिट पॉइंट है 1 by n, एट मोस्ट वन होगा, मतलब at most एक ही है, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, ऐसा। तो आप इसको लिख सकते हो। सो जो ये स्टेटमेंट दिया ना मैंने, इसमें दिया a monotonic sequence can have at most one limit point। ये उसका प्रूफ है, ये इसका प्रूफ है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन हैव। हाँ हाँ, वही तो स्टेटमेंट लिखी ना, फिर उसका प्रूफ है। कोई नहीं, वो भी बताएंगे। ये सही क्वेश्चन, एक बार नोट कर लो, फिर इसके बाद बताऊंगी। हो गया लोग? आज तो नोट करना पड़ेगा। हो गया? अच्छा, तब तक जिन्होंने नोट कर लिया वो बताओ मुझे। देखो मेरे पास एक सीक्वेंस है, अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। मैं कहता हूँ वो सीक्वेंस मोनोटोनिक भी है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिक है, तो उसमें एग्जैक्टली और वो बाउंडेड भी है। अच्छा, मोर ओवर इसको और कम कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और वो बाउंडेड अबव है। तो उसके बाद सिर्फ पक्का एक वो होगा, लिमिट पॉइंट होगा। यूनिक, इसका मतलब यूनिक एक लिमिट पॉइंट होगा। यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। जो उसकी सुप्रीमेसी इक्वल होगा। वो आगे बताएंगे, अभी भी बताएंगे। देखो क्या बोला हमने कि अगर मेरे पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और मैं बोल रहा हूँ बाउंडेड अबव है, तो बाउंडेड बिलो भी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब मोनोटोनिक वो एक सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है। अगर वो मोनोटोनिक है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक लिमिट पॉइंट हो सकता है, और बाउंडेड है तो कम से कम एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट है। सो आप लिख सकते हो बाउंडेड, नेक्स्ट इसमें सो बाउंडेड, so a bounded monotonic sequence has unique limit point ठीक हो गया। यस सर। दूसरे किसी ने पूछा था केमिस्ट्री क्लास करते हैं किसी? नेक्स्ट है, फिर नोट करके लिखो, इफ सर हाइड्रोजन के पास हीलियम नहीं आता। if नोट करके लिखो,
an के and am के b if an के am अच्छा if बोलेगा r cps of an and L1 is equal to set of all limit points of ANK. L2 is set of all limit points of ANK. L is equal to set of all limit points of ANK. Then N is equal to L1 divided ठीक है। अगर CPS ये हम आराम से देख भी सकते हैं इस चीज को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आप लोग कुछ नेक्स्ट जो है फिर एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11। आज ब्रेक नहीं मिलेगा, 15-20 मिनट की क्लास है ना, ठीक है। सो an + 1 इज इक्वल टू हाफ। 4:30 से पहले ऑफ कर दूंगा, 4:30 से पहले ऑफ कर कोशिश रहेगी, ठीक है। हाँ सर, an + 2 इज इक्वल टू a1 इज ये सीक्वेंस है, इसमें देखो, सो दिस इज a1 दिस इज सर मोनोटोनिक तो नहीं है। आप देख चुके हैं कि ये मोनोटोनिक नहीं है, लेकिन अगर मैं ये देखूं, ये सीक्वेंस A2 की सब सीक्वेंसेस, ये क्या रहेगी? ये ना A2, A4, A6, A8 ऐसे A2, ये क्या आएगी? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। A2 के -1 बताओ। A1, A3, A5, ये ध्यान से देखो। अच्छा, ये बाउंड्री, ये जो है बाउंड्री बिलो बाई A1 रहेगी, और ये बाउंड्री का 2/2 रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। इसका क्या मतलब है? ये जो A2 के जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है। इसका मतलब A2 के पास एक लिमिट पॉइंट तो पक्का होगा ना, एक ही होगा। और बोलते नहीं हो यार आप लोग, क्या समझ में नहीं आया? ये A2 के है, ये भी तो एक सीक्वेंस है, जो सब सीक्वेंस है। अब A2 के बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है, तो इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। ये भी A2 के -1 मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, तो इसके पास भी एक लिमिट पॉइंट होगा। सो L1 भी सिंगलटन होगा। L2 भी। अब हो सकता है α1 और α2 इक्वल हो, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ यहां से ये शो बिल्कुल हूं कि L हैज, यानी कि AN हैज एट मोस्ट 2 लिमिट पॉइंट्स। ये बात तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूं ना, एट मोस्ट 2 होंगे और कम से कम एक तो हो गई होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? ऑनलाइन वालों बोलना करो, आप लोग क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, पहले तो बोलते थे।
समझ में आया नहीं ये क्या मतलब क्या लिख दिया मैंने? हाँ कैसे? ठीक है, आना तो चाहिए समझ में, पर आ भी रहा होगा, पर बोला करो, बोलने से मतलब ठीक रहता है, मुझे कॉन्फिडेंस होता रहता है। ठीक है, हाँ मैंने ये बोला कि अब हो सकता है अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में तो जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में इसको छोड़ो, एग्जांपल नंबर 1 an is equals to -1 is to the power n है, तो an के का जो मतलब सो मेरे पास CPS है a2 के Non-monotonic sequence और can have a2 के monotonic -1, subsequence. ये दोनों क्या है? मोनोटोनिक सीक्वेंस है, बाउंडेड है, ठीक है। सो यहाँ पे L1 क्या होगा? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ A2 और A2 के वो 1, यहाँ पे L2 क्या होगा? -1। सो L1 यूनियन L2 क्या होगा? यहाँ पे तो दो का आ गया, लेकिन अगर मैं ये लूं 1/n, A2n क्या आएगा? A2 के क्या आएगा? A2 के 1/2 है, मतलब या फिर 1/2 के 1/2 1/4 1, और A2 के -1 क्या आएगा? 1/2 के -1, ठीक है। L1 क्या आ जाएगा? L1 सिंगलटन 0, L2 भी सिंगलटन 0। इस केस में L1 यूनियन L2 सिंगलटन 0। सो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो फिर L1 जो सीक्वेंस है an उसके पास दो लिमिट पॉइंट पक्का होंगे। मैं ये बोल सकता हूँ एट मोस्ट दो हो सकते हैं, कम से कम एक होगा और ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा नहीं होगा, ये टेक्निकली होता है। सो इसमें लास्ट लाइन में ये बोला था an has at most two लिमिट पॉइंट्स, हो सकते हैं दो हो सकते हैं दो ना हो। भाई वो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इसमें इसको मान लो डिक्रीजिंग, इसको मान लो इंक्रीजिंग, कहाँ हो? हालांकि कांस्टेंट है बट है तो डिक्रीजिंग। इसमें जो है मतलब होता है इसका भी, नेक्स्ट उसमें आगे चल के बात करेंगे। ठीक, हाँ हाँ, इसमें तो इंक्रीजिंग और इसमें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना। और आप ये भी ले सकते हो, ये भी से an is equals to -1/n 1/n whenever n is given, और फिर whenever n is odd, whenever n is even। इस केस में देखो आप -1, ये वाली तो जो 8 2 के होगी इवन वाली, वो तो क्या करेगी? डिक्रीज, और A2n वाली इंक्रीज, ठीक है। तो इसको ऐसे भी करते हुए देख सकते हो -1 है ना। अब बताओ ये वाली सीक्वेंस -2 से -1 पे जाएगी, इंक्रीज करेगी, और इसकी जो A2n इसकी इवन वाली जो सबसीक्वेंस है वो करेगी डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओड वाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो इसका लिमिट पॉइंट होगा -1, इसका होगा 0, L1 यूनियन L2 0,1, तो वो भी वो उसका भी मैंने एग्जांपल दिया। हाँ, इस केस में जो है ना, ये जो एग्जांपल नंबर 11 लिखा है क्या, AM वाला अरिथमेटिक मीन वाला, इसमें जो है अल्फा 1 और अल्फा 2 इक्वल आ जाएंगे, वो आगे करेंगे, ठीक है, आएगा भी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा चल रहा है, ठीक है। आगे समझे, आगे चले।
अब CPS का हो गया और इसके बाद जो है एग्जाम्पल हाँ ये ठीक है नोट पहले सुनो एन अगर सीक्वेंस है हमारे पास ए सीक्वेंस एंड अल्फा एक रियल नंबर है मैं कह रहा हूं मोर ओवर अल्फा इज मैं कह रहा हूं अल्फा जो है एन का लिमिट पॉइंट है ठीक है अब इसका क्या मतलब है अल्फा के हर नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स होंगी अच्छा मैं कह रहा हूं कि अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एन सच दैट फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाँ फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव दिस नेबरहुड इसमें क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे मैं कह रहा हूं सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे यार नहीं साथ में एक्सक्लूड्स फाइनाइटली मैनी हाँ ऐसे ही टर्म्स ऑफ एन ठीक है जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 में था an is equals to 1 by n by Archimedean property say for delta greater than 0 by Archimedean properties there exists a natural number m such that 1 by n is less than delta for all n greater than equals to m that is a belongs to 0 minus delta to 0 plus delta for all n greater than equals to m so मैं कोई भी डेल्टा उठाऊं m से बड़ी जितनी भी टर्म्स वन वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी इसमें होंगी m से छोटी कितनी बची a m minus 1 a m minus 2 up to so a m a1 ये फर्स्ट m minus 1 टर्म्स ही बाहर रही और हर एक डेल्टा के लिए ऐसे m एग्जिस्ट करेगा यानी कि हर एक नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म्स है इस केस में ठीक है तो ऐसी सीक्वेंसेस जब होती है ना जिनके लिए ये चीज होती है देन an is bounded on this तो an हमेशा क्या रहेगी बाउंडेड सीक्वेंस रहेगी ठीक है क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों इससे फाइनाइट टर्म्स बाहर है और बाकी फाइनाइट टर्म्स इस नेबरहुड के अंदर आ गई तो हम इसको दो नंबर्स के बीच में लाई करते हुए दिखा सकते हैं ये सही तीस जाना बहुत ज़्यादा गलत होगा ठीक है आप ढंग से लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते मैं इतने मतलब अच्छे से लिखवा रहा हूँ चीज़ों को तो आप ढंग से पढ़ा करो उनको अकॉर्डिंगली बोला करो ये कोई चीज़ नहीं कि क्योंकि इंटरवल में इनफाइनाइट टर्म्स होगी और इनफाइनाइट टर्म्स तो an इज इक्वल टू जब एग्जांपल नंबर 8 लोगे आप चीज़ों को देखते नहीं हो इनफाइनाइट टर्म्स तो 4 के भी नेबरहुड में होंगी आप मैंने एक्सक्लूड्स बोला ना एक्सक्लूड्स फाइनाइट इसका यूज ही नहीं किया आपने तो आप ढंग से किया करो चीज़ों को मैंने बहुत बार देखा बहुत गलत तरीके से लॉजिक देता हूँ ठीक है और लॉजिक तो होता ही नहीं फिर वो इलॉजिकल बन जाता है वो ढंग से पढ़ा को लैंग्वेज का यूज़ किया करो जो लैंग्वेज में तुमको आती चाहिए ऐसे थोड़े मैं ऐसे थोड़ी लिखवा दूँगी जरूरी है लैंग्वेज से पढ़ा ये सही था जो मैंने बोला कि अगर एक भी लिया तो उसके बाद फाइनाइट नहीं होगी सो इसको लिखने का तरीका प्रूफ
सो लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1, डेल्टा को मैंने 1 मान लिया, यानी कि अल्फा माइनस 1 टू अल्फा प्लस 1 excludes only finitely many terms. So let these terms be finite है, finite है तो मैं इनको क्या मान सकता हूँ, am1 am2 am के जैसी, या फिर an1 an2 an1 an2 और an के। बाकी और इनके अलावा जितनी भी टर्म्स है वो सारी कहाँ पे हैं, अल्फा माइनस 1 टू अल्फा प्लस 1 में। सो इनके अलावा जितनी भी टर्म्स है वो कहाँ पे, मैंने क्या किया, इंटरवल में लेट मान लिया m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अल्फा प्लस 1 कोमा am1 am2 amk, ठीक है। तो ये क्या बोल देगा हमको, an इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सर n नहीं आना चाहिए, क्या हमने m1 m2 लिख दिया, यहाँ पर n1 n2 था। अच्छा यहाँ पे n1 n2 होती है, यहाँ पे n1 n2, ठीक। सिमिलरली लेट m इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्फा माइनस 1 an1 an की, ये बोल देगा। सो इन दोनों से गाइस ठीक है, ऐसे बोलना था। इसके बाद फाइनाइटली मैनी रहेंगी, इस नेबरहुड के बाद फाइनाइटली मैनी टर्म्स रहेंगी इस नेबरहुड के बाद। तो जो अंदर वाली है उन सभी की तो अपर बाउंड है अल्फा प्लस 1, बाकियों का हम निकाल लेंगे। बाकी में से जो फाइनाइट ही है, फाइनाइट है तो उनमें से चेक कर सकता हूँ कि कौन सी सबसे बड़ी है, तो अल्फा प्लस 1 से उसको कंपेयर कर लिया। सर ऐसे तो बोलते हैं फाइनाइटली मैनी टर्म्स हमेशा काउंटेड ही होती है, फाइनाइटली मैनी टर्म्स। हाँ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड, तो तभी ना मैं इसमें से मैक्सिमम निकाल पा रहा हूँ अल्फा प्लस 1 इनमें से निकाल, ठीक है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट चलते हैं। तो यही था अभी तक हमारा लिमिट पॉइंट का। अभी आप लोगों को लिमिट पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिमिट पॉइंट का रिलेशन मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के साथ, बाउंडेडनेस के साथ सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, नोट करो, कर लिया नोट। अब हम चलते हैं लिमिट्स पे, लिमिट, ठीक है। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस अब हम डिफाइन करेंगे। सी अभी तक जो है हमारे पास मोनोटोनिसिटी, बाउंडेडनेस, सब सीक्वेंसेस ये सब आ गया। अब चलते हैं लिमिट में, ठीक। तो लिमिट इसकी कन्वर्जेंस करेंगे पहले लिमिट का, ठीक है। कन्वर्जेंस क्या है? कन्वर्जेंस सीक्वेंस को कन्वर्ज करके लिमिट कहलाती है। क्या लिमिट सॉरी सीक्वेंस को कन्वर्ज करके लिमिट भी कहलाती है। किस कन्वर्ज क्या होता है? क्या कह रहे हो सर? कन्वर्ज क्या होता है? कन्वर्ज क्या होता है? मतलब कन्वर्ज कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करके लाएगी, जो हमें एक इंटरवल मिल जाए
जिसमें फाइनाइटली मैनी टर्म्स से छोटे कौन सा इंटरवल? अगर हम बोल रहे हैं कोई सीक्वेंस अल्फा को कन्वर्ज कर रही है, अल्फा क्या है? अल्फा कोई भी रियल नंबर होगा, अल्फा पे कन्वर्ज कर रही, इसका क्या मतलब है? वही तो सर बता तो रही हूँ। अगर हम बोले सीक्वेंस अल्फा को कन्वर्ज करें मींस अल्फा का हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जिसमें फाइनाइटली मैनी टर्म्स और छोटे इनफाइनाइटली सारी टर्म्स उसी इंटरवल के अंदर लाई करें। एक नेबरहुड ऐसा मुझे हाँ है, हाँ एक नेबरहुड ना, हाँ ठीक है ना? एक नेबरहुड ना, तो -1 का ये नेबरहुड लेगा, सर नहीं हो सकता, मैंने डेल्टा बोला इज ना। इक्वल टू ओके 3 वाला लेगा, तो इधर क्या होगा -4, इधर क्या गया 2। तो इस नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस कितनी टर्म्स है? फाइनाइट, और इसके अंदर कितनी है? इनफाइनाइट। तो क्या ये सीक्वेंस का वर्जन है? हाँ नेबरहुड आएगा। चलिए, सो लिमिट और लिमिट को वैसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, x टेंड्स टू अल्फा, x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, पर हमको ये नहीं पता ना कैसे जा रहा है, x a पे कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है नहीं पता ना, और हमको क्योंकि बताया भी नहीं जाता होगा, तो वो कैसे जाता है, सीक्वेंसेस के थ्रू जाता है। ठीक है, पहले सीक्वेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद लिमिट देखते हैं, उसके फिर देखते हैं कैसे जाता है। सो let A be a sequence and L is a real number. ठीक है, so we say L is the limit of n and if for any epsilon greater than 0 for any epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that ये जो डिस्टेंस है an minus m can be less than epsilon। सर जो आपने एग्जांपल दिया था ना कि हमने 3 पे एक इंटरवल बना लिया, वो तो फिर भी हम लिमिट की डेफिनेशन मतलब लिमिट निकालने की अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि उस इंटरवल में अच्छा हम खुद से अपने जो सवालों का जवाब खुद से दिया करो। हाँ तो आ गया ना वो हाँ भाई, सवाल तो जवाब आ गया बोलना भी नहीं चाहिए था, अपने अंदर ही अंदर करना चाहिए। अच्छा ठीक है, सो दैट इज द डिस्टेंस, ये लिख लिया क्या? यस सर। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन an and l can be made as small an and l as small as we please, यानी कि जितना छोटा चाहे उतना छोटा इसको हम कर सकते हैं। कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ कि l इसकी लिमिट है, इसका क्या मतलब है कि मैं कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 उठाऊं तो अच्छा ये क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, an minus l is less than epsilon greater than minus epsilon, that is ठीक, इसको ऐसे कर लो कि an is for all, यहां से क्या समझते हैं देखो, इसका पूरा मतलब वो कर रहे हैं देखो ये n, ध्यान से सुनो, पहले मुझे सुनो फिर अपने आप आंसर करते रहना चीजों को। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन उठाऊं
ये लो उठा दिया। ठीक है, उसके लिए अगर मुझे एक नेचुरल नंबर m ऐसा मिल जाए कि ये जो n है वो इस इंटरवल l प्लस एप्सिलॉन से l माइनस एप्सिलॉन में मिल जाए, हर एक नेचुरल नंबर n जो कि m से बड़ा हो, ये सारी टर्म्स इसमें। सो मैं एप्सिलॉन कुछ भी लूं, उसके लिए मुझे एक नंबर मिल जाएगा। ठीक, एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसकी बात की सारी टर्म। ठीक है, हाँ अब जो डिस्टेंस है इस mth टर्म के बाद जो ये डिस्टेंस रहेगा am प्लस 1 माइनस l, am प्लस 2 माइनस l, am प्लस 3 माइनस l, am प्लस 4 बाय ये जितने भी टर्म्स का l के साथ डिस्टेंस रहेगा वो एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। एप्सिलॉन को आप कुछ भी लो, ठीक है, आप वो एप्सिलॉन को 1/100, किसी ने ले लिया 1/10,000, किसी ने ले लिया 1/1 लाख, किसी ने ले लिया 1/1 करोड़, 1 लाख, 1/1 लाख करोड़। तो ये क्या बोलता है कि l अब 1 ये करने का मतलब 1/100, 1/10,000, 1/1 लाख, 1/, इसका क्या मतलब है कि हम जो है l से चाहिए मतलब कितना भी एप्सिलॉन ले, l का चाहिए कितना भी एप्सिलॉन जैसे जैसे चूज कर रहे हैं, एप्सिलॉन के साथ क्या होता जा रहा है, जो नेबरहुड है इनका वो छोटा होता जा रहा है। मान लो ये था 100 वाला, ये होगा कुछ 1/1 लाख वाला, ये होगा 1/1 करोड़ वाला, फिर 1/1 10,000 करोड़, ऐसे 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 ऐसे। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, इस सीक्वेंस की लिमिट l कब होगी, अगर मैं कितना भी छोटा ये कर दूं l के l का नेबरहुड कितना भी छोटे से छोटा ले लूं, उस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आएगी, और उसके बाहर कितनी आएगी, ओनली फाइनाइट टर्म्स। m के बाद वाली जितनी भी टर्म है वो इस छोटे से नेबरहुड के अंदर जाएगी, जो बच गई है यानी कि am-1, am-2 और a1 यानी कि a1, a2, a3, am-1, ये जो टर्म्स बच गई है वो इस नेबरहुड के बाहर होगी। तो इस नेबरहुड के बाहर कितनी टर्म्स है, बस m-1 टर्म्स यानी कि फाइनाइट टर्म्स। वो हो सकता है 1 लाख हो, 25 लाख हो, 25 करोड़ हो, 1 लाख, 1 करोड़, 2 लाख करोड़, कितने भी हो, वो है तो फाइनाइट ही ना। उसके बाद कितनी बच जाती है, इनफाइनाइट। तो यानी कि कितना भी छोटे से छोटा करते जाओ, ठीक है, an की जो बिल्कुल जो होगी ना फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के इनफाइनाइट टर्म्स, उनका जो डिस्टेंस होगा इनके साथ वो कम से कम किया जा सकता है। an की इनफाइनाइट टर्म्स का डिस्टेंस l के साथ बिल्कुल 0 किया जा सकता है। ठीक है, ये था, ये है लिमिट। ये डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है। अब आगे जो ऑब्जर्वेशंस रिजल्ट्स वगैरह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को डाउट तो बता सकते हो, या भी नोट करके तो लिखो। ऑब्जर्वेशन so observation 1, limit n tends to infinity a is equal to l if and only if for any delta positive l minus delta to l plus delta includes infinite terms of a and excludes only finitely many terms of a. So, second case,
सेकंड केस, पहला केस includes infinitely many terms of a and excludes only finitely many terms of a. इसका क्या मतलब हुआ? कि इस हर एक नेबरहुड infinitely many terms कंटेन करता है। इसका मतलब अगर L लिमिट है तो L लिमिट पॉइंट भी हो जाएगा। So if limit n raised to infinity a is equal to L, then L is limit point of an not conversely. अगर n लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट होना उसका जरूरी नहीं है। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आएगी सारा? अरे हाँ यार तो बोलो। तो कौन कौन है अभी ऑनलाइन में ज्वाइन? चलो ठीक है, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लीव कर सकते हैं। ठीक है।